हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आपके पेपर बड़े अच्छे चल रहे होंगे और आज लॉ का पेपर आपका जो हुआ सीए इंटर के लिए बड़ा सही गया होगा। इस पेपर का हम थोड़ा रिव्यू करें, एनालिसिस करें तो मेरे 20+ टीचिंग ईयर्स में आई विल से दिस इज द बेस्ट प्रिपेयर्ड पेपर बाय द इंस्टीट्यूट। You name anything and you will get the blend of everything in this paper. डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं नियर अबाउट 25 नंबर के, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कहें, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहें, रेस्ट ऑब्वियसली 75 के करीब के हो गए। ये ऐसा पेपर था जहां लॉ के पेपर में आपको कैलकुलेटर की भी आवश्यकता थी एंड आई ऑलवेज से प्लीज कैरी द कैलकुलेटर इवन इन द लॉ पेपर, यू मे गेट द क्वेश्चंस and that's what it has happened this time. बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहां एप्लीकेशन बहुत जरूरत थी एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरप्रिटेशन। दो क्वेश्चन ऐसे थे, इतनी जबरदस्त इंटरप्रिटेशन थी कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो डालेंगे। सो दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग, बट इन द क्लास एक एक सेक्शन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको करवाया गया है और जितने बच्चों से मेरी बात हुई एक्सेप्ट एक दो को मैं छोड़ दूं तो द रेस्ट वर वेरी वेरी हैप्पी ओवर दैट कि हाँ जी, चाहे जैसा भी हो लेकिन हमारा बहुत अच्छा पेपर गया। तो आइए देखते हैं क्या था इस पेपर में। ऑब्वियसली पार्ट 1 आपका एमसीक्यू पे है। एमसीक्यू में अब की बार 23 क्वेश्चंस आए बेटा। ऑब्वियसली एमसीक्यू 30 नंबर का था और उसमें से एक क्वेश्चन एक केस स्टडी, केस लॉ टाइप आया, जो कि जिसमें एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे और ये था 6 नंबर का। तो जितनी मेरे बच्चों से बात हुई एमसीक्यू, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्वेश्चन पेपर रिलीज नहीं किया जाता इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो जो उन्होंने मेमोरी बेस्ड मुझसे शेयर किए द क्वेश्चंस वर वेरी इजी। तो एमसीक्यू बिल्कुल आसान था, कोई इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन पे दिक्कत बच्चों को नहीं हुई। गोइंग टू पार्ट 2, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव पेपर है, 70 मार्क्स का है। तो आइए जरा हम उसकी डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 1 आप सारे जानते हो कंपलसरी होता है। तो क्वेश्चन 1 में हमें सबसे पहले दिखा कि एक क्वेश्चन आया है कि भाई मिस्टर राजा ने एक सिंगल पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस ओपीसी खोल ली है, 1 पर्सन कंपनी बनाई और अपने भाई मिस्टर किंग को अपना बनाया नॉमिनी। लेकिन किंग ने अपना नॉमिनेशन क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो आपसे पूछा गया कि भाई क्या वो ऐसा कर सकता है। तो सारा हमने क्लास में किया हुआ है और क्योंकि ओपीसी के ऊपर ओपीसी की डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में रेड विथ सेक्शन 3(1)(c), लेकिन मेन आंसर कहाँ है, इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में इसका मेन आंसर आता है फ्रॉम रूल नंबर 3 to 7A। तो क्या वो अपना कॉन्सेंट विड्रॉ कर सकता है? ऑब्वियसली द आंसर इज व्हाट, यस, बिल्कुल कर सकता है। और ये हम पढ़ के आते हैं रूल नंबर 4 में। सिंपल रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको बताना है, नोटिस देना है, नेचुरल है किसको देना है, आपने मेंबर को भी देना है एंड ओपीसी को भी बताना है, यस आई एम विड्रॉइंग। इसी क्वेश्चन का अगला हिस्सा था, पूछा ये गया वेदर द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर एलिजिबल टू बी नॉमिनेटेड एज व्हाट, नॉमिनी। तो एलिजिबिलिटी आपसे पूछी गई। तो गोइंग टू द एलिजिबिलिटी पार्ट, पहला है मिस्टर श्याम जो कि सोल मेंबर राजा के बेटे हैं, 15 साल की उम्र है, क्या ये अपॉइंट हो सकते हैं नॉमिनी? द आंसर इज नो। रीजन क्या है, क्योंकि ये माइनर हैं और रूल नंबर 3 साफ कहता है कि माइनर को आप ना मेंबर बना सकते हैं ना ही नॉमिनी। सेकेंड पार्ट,
मिस देवकी जो कि एक इंडियन सिटीजन है, उनकी बहन है, दुबई में रहती हैं और इंडिया में भी रहती हैं, और शी स्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 2 जनवरी से 16 अगस्त तक। तो हम जानते हैं कि नॉमिनी बनाने के लिए एक कंडीशन ये भी है, आपका स्टे इंडिया में होना चाहिए कम से कम 182 डेज इन इंडिया, और ये कब होना चाहिए? इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में ध्यान क्या देना था सबसे बड़ा, वो ये है कि हम हैं, यहां बात हो रही है मई 2020 की, सो दैट मीन्स ईयर हुआ फाइनेंशियल 2021। तो हमें प्रोसीडिंग देखना है, तो प्रोसीडिंग के लिए कौन सा देखना है? 1920, 1920। कहाँ से स्टार्ट होगा? नेचुरल है 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट हुआ, लेकिन वो इंडिया में कब तक है? 16 अगस्त 2019 तक। तो यहाँ से जब आप डेज काउंट करते हैं, तो जब आपने डेज यहाँ से काउंट किए, तो ये समथिंग अराउंड 138 डेज बनते हैं। तो आंसर क्या निकला? सॉरी, इन्हें भी हम नॉमिनी नहीं बना सकते, क्योंकि स्टे इन इंडिया हमें चाहिए 182 डेज। तीसरा हिस्सा था, मिस्टर अशोक एन इंडियन सिटीजन है, रिजाइडिंग इन इंडिया है, हु इज प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ ओपीसी। तो हमने ये भी क्लियरली एक चीज पढ़ी है, अगेन रूल नंबर 3 में ही पढ़ी है, ये सारा आंसर रूल नंबर 3 के ऊपर ही थे, ये भी रूल 3 पे ही था कि भाई रिस्ट्रेंट था, जो ओपीसी का मेंबर है वो सिर्फ एक ओपीसी में ही मेंबर हो सकता, कहीं और नहीं हो सकता। तो आंसर क्या था? सॉरी, कांट बी, क्योंकि एक से ज्यादा में अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीजें हमने की हुई हैं क्लास में। और मूविंग टू क्वेश्चन नंबर बी, जिसे मैं कहूंगा सबसे बड़ा इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन यही था। यहां क्या है, आप एक पहली बात तो देखिए, लिस्टेड कंपनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये देखना जरूरी था, लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि इसमें ऑडिटर अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, और 139(2) जो कि टेन्योर होता है 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो लिस्टेड कंपनी में अप्लाई करता है। तो यहाँ आप मिस्टर टेल कहें या मिस्टर तेल कहें, जो भी प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ पे दें, इन साहब को फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, जो कि 30 दिन में करना होता है, किया गया। और ये ऑडिटर रहे हैं टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो ये आप सारे जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑडिटर होता है, जिसके बारे में हम 139(6) में पढ़ते हैं कि उसका टेन्योर होता है टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। तो परफेक्ट है, ये अपॉइंट होते हैं। पहली एजीएम आई कंपनी की, मिस्टर टेल फिर से क्या हो गए? रीअपॉइंट हो गए। और क्योंकि जब हम पढ़ते हैं 139 सब सेक्शन 1 में बेटा सब्सिक्वेंट ऑडिटर, तो हम जानते हैं वो 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। लेकिन ये तो मिस्टर टेल क्योंकि आप फर्स्ट ऑडिटर भी हो, आप सब्सिक्वेंट भी बन गए, तो आपका टेन्योर तो 5 इयर्स को क्या कर गया? क्रॉस कर गया। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो आपसे यही पूछा गया है, वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, जब वो पहले अपॉइंट हुए थे और जब आप रीअपॉइंट कर रहे हैं इन द फॉलोइंग केसेस। तो देखिए, जो अपॉइंटमेंट है वो तो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि वहां तो आपका 139(6) लग गया, जो कि बोर्ड ने अपॉइंट किया, परफेक्ट है। लेकिन क्या रीअपॉइंटमेंट जो हो रही है मिस्टर टेल की फर्स्ट एजीएम में, क्या वो सही है? तो हम आंसर क्या देंगे? नहीं, ये सही नहीं है, ये इनवैलिड है। और इनवैलिड की वजह क्या आ गई? 139(2), क्योंकि 5 साल से ज्यादा आपका टेन्योर नहीं हो सकता। देन आता है थर्ड हिस्सा, आप एक और व्यक्ति मिस्टर बेल, इनको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, कहां? फर्स्ट एजीएम में, और ये रहेंगे, आप इनको 4 साल के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। तो ये था इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम बहुत ही क्लियरली सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 को पढ़ते हैं कि जब आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो उसमें एक वर्ड आता है शेल होल्ड ऑफिस फॉर 5 इयर्स, जिसका मतलब है वो ऑफिस में रहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टिल 6th एजीएम। तो ये जो शेल वर्ड है, तो शेल का मतलब, क्योंकि आपके कोर्स में इंटरप्रिटेशन भी आता है, तो शेल का मतलब होता है मस्ट। तो शेल वर्ड को लेके हम चलें तो 5 इयर्स के लिए होनी चाहिए, तो यहां आप लिख रहे हैं 4 साल। तो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से यहां पे इनवैलिड अपॉइंटमेंट होगी ये, तो बट इंटरप्रिटेशन जरूर है यहां पे, राइट? तो इट इज अ शेल वर्ड विच वी हैव टू
जिसके ऊपर मैं अपना आंसर बेस्ड कर रहा हूं। गोइंग टू सेकेंड क्वेश्चन, आई मीन सी पार्ट। इसमें क्या है, सी पार्ट कहता है एक्स ने एक एजेंसी का एग्रीमेंट किया है, किसके साथ, वाई के साथ। तो एक्स कौन हो गया जी, प्रिंसिपल हो गया, वाई कौन हो गया, एक एजेंट हो गया। एग्रीमेंट क्या किया कि वो उसके बिहाफ पे सामान खरीदेगा सिर्फ एक ही साल 2020 में, और एजेंसी एग्रीमेंट दोनों ने साइन किया है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं जिसमें लिखा गया है वाई को अथॉरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख का ही सामान खरीद सकता है। लेकिन हुआ क्या, कहता है उसी साल वाई ने एक सिंगल आइटम 12 लाख की खरीद ली जिसकी मार्केट वैल्यू 14 लाख थी। तो 2 लाख का देखा जाए तो उसने प्रिंसिपल का फायदा किया। बट द मेन पॉइंट ओवर हेयर इज आपको अथॉरिटी सिर्फ कितने की थी, 10 लाख की। आप सामान ले आए कितने का, 12 लाख का। तो प्रश्न ये है कि क्या प्रिंसिपल इस चीज के लिए लायबल होगा, क्या वो होना चाहिए। तो यहां यही पूछा गया है, जिससे सामान खरीदा गया उसने केस कर दिया प्रिंसिपल पे रिकवरी के लिए, तो क्या प्रिंसिपल लायबल होगा। तो देखिए ये है प्रिंसिपल की लायबिलिटी के ऊपर। तो यहां पे सेक्शन 226 साफ कहता है प्रिंसिपल जो है वो लायबल होता है, लेकिन किसके लिए, फॉर एक्ट्स विद इन अथॉरिटी। तो अगर आपने काम किया विद इन अथॉरिटी तो ही प्रिंसिपल क्या है, लायबल होगा। तो हमसे पूछा क्या है, क्या जेड विल सक्सीड, सो जेड वॉन्ट सक्सीड, तो आप उससे पैसे नहीं ले पाएंगे। मोर ओवर एक चीज और देखें तो आप कोट कर सकते थे यहाँ पे सेक्शन 228 भी, मतलब 2 सेक्शन बेस्ड भी हम अपना आंसर दे सकते हैं। जिसमें 228 क्या कहता है, 228 कहता है प्रिंसिपल नॉट बाउंड, प्रिंसिपल लायबल नहीं है कब, व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट ने अथॉरिटी जो एक्सरसाइज करी है वो सेपरेबल ना हो। तो यहां पे भी देखिए हमें क्लियरली लिखा गया था कि ये एक ही आइटम है तो वो सेपरेबल नहीं है। तो सेपरेबल नहीं है तो डैट मीन्स ऐसा नहीं कि अथॉरिटी 10 लाख की दी गई है तो वो 10 लाख के लिए लायबल हो जाएगा, 2 लाख के लिए नहीं होगा। तो सेपरेबल नहीं है तो ही वॉन्ट लायबल, ही वॉन्ट बी लायबल। तो दोनों में आंसर सेम है, जेड वॉन्ट सक्सीड। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे आप, मैं तो इसे कहता हूं इसे भी एमसीक्यू टाइप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया है क्या इंस्ट्रूमेंट इनलैंड है या फॉरेन है। तो सेक्शन 11 एंड 12 2 सेक्शन आते हैं इस पे। तो सबसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में 2 ही कंडीशन होती है, आप जानते हैं, मेड इन इंडिया, और सेकंड में ऑप्शन होती है ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और पेबल इन इंडिया। तो देखिए राम ने बिल ड्रॉ तो किया है दिल्ली में किया, तो दिल्ली तो इंडिया में भी, मेड इन इंडिया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अपॉन शाम अ रेजिडेंट ऑफ जयपुर, तो जयपुर भी इंडिया में है, तो ड्रॉ किसके ऊपर हुआ, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत ही सिंपल हो गया। सेक्शन 11 में ये क्या बन गया जी, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बन गया। दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होगी, एक मेड इन इंडिया प्लस ड्रॉन अपॉन, जिसे हम कह देते हैं परी बोले तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन देखें, सीधा सीधा आप, और इन ऐसे क्वेश्चंस में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। रमेश ने बिल ड्रॉ किया, मुंबई में किया, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अपॉन सुरेश रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्टेड पेबल इन चेन्नई, तो पेबल इन चेन्नई है, इंडिया है, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गई। तो सेम सेक्शन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, पहली कंडीशन आपकी लगी मेड इन इंडिया और दूसरी क्या है, पेबल इन इंडिया। तो ये सारे की सारी चीज़ें हमने क्लास में करी हुई हैं, कुछ भी ऐसा कोई डिफरेंट कोई इंटरप्रिटेशन, कुछ भी रिस्क एलिमेंट नहीं था यहाँ पे। थर्ड पार्ट में जाते हैं, आपने बिल ड्रॉ किया है इन कैलिफोर्निया, वो तो अमेरिका में है, तो पहली कंडीशन फेल, मेड इन इंडिया नहीं है, तो स्ट्रेट वे क्या बन गया, ये बेटा सेक्शन 12 में बन गया फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। एज रीजन क्या है, नॉट मेड इन इंडिया। तो नॉट मेड इन इंडिया है तो स्ट्रेट वे इट इज फॉरेन, मतलब इनलैंड नहीं है तो फॉरेन हो गया। अगला पार्ट देखें, तो आपने बिल ड्रॉ किया लखनऊ, मेड इन इंडिया हो गया, लेकिन व्यक्ति चाइना का है और पेमेंट भी कहाँ होनी है, चाइना में, तो सिर्फ एक ही कंडीशन लगी। तो अगेन आंसर सेक्शन 12 में ये क्या हो गया, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि एज नॉट, सिंपल वे में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि
दो कंडीशन फेल हुई, पेबल इन इंडिया नहीं है एंड ड्रॉन अपॉन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं है। तो ऑल एवरीथिंग जितने अभी तक क्वेश्चन आए हैं सिर्फ एक ऑडिटर के इंटरप्रिटेशन को छोड़ते हुए सीधे सीधे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बताया गया है कि कंपनी की इतनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, कंपनी ने 50 लाख शेयर हैं, 30 लाख इशू किए हैं और ये पूरे के पूरे बिक भी गए हैं। 10 रुपये का एक शेयर है, आपने 8 रुपये मांगे हैं और ये पे भी हो गए। अब कंपनी बाद में क्या चाहती है, रिड्यूस करना चाहती है अपनी नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल, आप रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ये कुछ प्रपोजल्स आए हैं कंपनी की तरफ से कि हम अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल जो थी वो 5 करोड़ की थी, क्योंकि हम 10 रुपये से 8 रुपये का शेयर करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से उसे 4 करोड़ में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं। दूसरे हिस्से में क्या कहा गया कि हम जो 30 लाख, क्योंकि टोटल 50 लाख शेयर्स थे जो कि पार्टली पेड अप हैं, सिर्फ इन्हीं 30 लाख को 8 रुपये तक का बना देना चाहते हैं। देखिए दोनों में एक चीज सिंपल है, कैपिटल कम हो रही है। और कैसे कम हो रही है कि पहले वाले हिस्से में तो आप हर शेयर को, चाहे जो इशू नहीं भी हो, 8 रुपये का बनाना चाहते हो, दूसरे में सेकंड वाले को बनाना चाहते हो। तो बेसिकली क्या है, तो 2 रुपये तो आप दोनों में कम कर रहे हो, तो हम इसे कहते हैं कि आप अपनी अनकॉल्ड कैपिटल को क्या कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये था सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल, और ये आप किससे पूछ के कर सकते हैं, ट्राइब्यूनल से, और उसी का सीधा सीधा आपसे प्रोसीजर पूछा गया है। सो आई कॉल इट एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसलिए जब मैं कहता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब पेपर 25 नंबर का है तो वो 25 के बजाय 30 भी हो जाता है, बिकॉज एक आधे क्वेश्चन को आप इतना बड़ा क्वेश्चन का साइज देख के आप हम सोचते हैं बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, तो कुछ नहीं है भैया, सीधा सीधा आपसे प्रोसीजर पूछा गया, सेक्शन 66 कोट कर दीजिए। देयर आफ्टर बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे है, तो ये भी हमने क्लास में सारा किए हुए हैं। एक पब्लिक कंपनी है, लगभग 3700 के करीब उसके मेंबर्स हैं। नोटिस भेजा है कि एजीएम करनी है 2 सितंबर को 11 बजे सुबह करनी है, और उस समय मीटिंग में सिर्फ 12 लोग आए, क्योंकि आधा घंटा हम वेट भी करते हैं। तो ये आ गया जी सेक्शन 103 के ऊपर, किसके ऊपर था जी, कॉरम के ऊपर। और कॉरम आप जानते हो, क्योंकि ये मेंबर्स 1000 से ऊपर हो गए, पब्लिक कंपनी है, तो कॉरम होता है 15। आए कितने लोग हैं, 12। तो परफेक्टली चेयरमैन ने मीटिंग क्या कर दी, अडजर्न कर दी। तो मीटिंग अडजर्न करने के बाद अडजर्न मीटिंग में भी सिर्फ 10 मेंबर्स आए। अडजर्न मीटिंग में आधे घंटे तक हमने वेट करनी होती है। अब हमने रेजोल्यूशंस पास कर दिए, तो आपसे पूछा गया है क्या अडजर्न मीटिंग वैलिड है या नहीं है। तो देखिए, माना कॉरम नहीं है, लेकिन अडजर्न मीटिंग में हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 103, सेम सेक्शन लेकिन कोट करें तो सब सेक्शन 3 है। अगर कॉरम नहीं आया, कॉरम नहीं आया कितने घंटे तक, आधे घंटे तक, तो सिंपल सी बात है, मेंबर्स प्रेजेंट इस कॉरम, जितने लोग आके वही कॉरम है, तो हम क्या कहेंगे, जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, वैलिड हो गए। क्वेश्चन का सेकंड हिस्सा भी है, कहता बताइए अगर ये कंपनी प्राइवेट होती तो हम क्या कहते, हम कहेंगे वैलिड कॉरम। रीजन क्या है, एज रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट, सिर्फ 2 लोग चाहिए होते हैं प्राइवेट कंपनी के मीटिंग के कॉरम में। बेटा अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, फिर से एक जबरदस्त इंटरप्रिटेशन का पॉइंट इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, अप्लाई करो अपना माइंड। क्या कहा इसमें, एस लिमिटेड के पास 10% शेयर्स हैं एच के ऑन 15 मार्च, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एच लिमिटेड ने 55% शेयर ले लिए, एस के ले लिए कब, अब 15 मार्च से बच्चे 10 मार्च देखते हैं, गलती क्या कर बैठते हैं बेटा, यहाँ ईयर था 2017, यहाँ ईयर है 2018, तो डैट मीन्स एच लिमिटेड ने शेयर्स लिए हैं बाद में। तो क्या पता चला, एच लिमिटेड एस के लिए क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी, क्योंकि आपने शेयर्स ले लिए हैं 55%। लेकिन सब्सिडरी ने पहले से ले रखे हैं, तो पहले वाले शेयर क्या आप रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये हम कहाँ पढ़ के आते हैं, सेक्शन 19 में पढ़ के आते हैं, एक्सेप्शन। किस चीज़ की एक्सेप्शन पढ़ते हैं कि सब्सिडरी कंपनी होल्ड कर सकती है शेयर्स ऑफ किसके, होल्डिंग कंपनी के, आप रख सकते हैं।
अब फर्दर होता क्या है, 25 सितंबर 2020 में होल्डिंग कंपनी ने अपना बोनस इशू निकाल दिया। यहां पड़ गई समस्या, भारी समस्या पड़ गई, क्योंकि बोनस शेयर हम कहां पढ़ के आते हैं, सेक्शन 63 में पढ़ के आते हैं, और ये दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो अब आपका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर तो सब्सिडरी कंपनी भी है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखें, ये तो एक्सेप्शन मैंने लिखी थी 19, क्या सेक्शन 19 क्या कहता है, होल्डिंग कंपनी कांट अलॉट, आप अलॉट कर ही नहीं सकते शेयर्स टू सब्सिडरी कंपनी। अदरवाइज अगर आपने कर भी दिए तो ये अलॉटमेंट क्या हो जाएगी, वॉइड, एज गुड एज नथिंग। लेकिन दिमाग में तो समस्या आ गई कि बोनस शेयर तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को है, तो देने में क्या दिक्कत है, वो तो वैसे मुफ्त में है। और अगर हम अदर वे अराउंड देखें तो परसेंटेज होल्डिंग पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जितने परसेंटेज पहले सब्सिडरी के पास थे बोनस इशू के बाद भी वही रहेंगे। तो अब आंसर किसके हिसाब से दें, 19 के हिसाब से या 63 के हिसाब से, दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो दो क्वेश्चन ये जबरदस्त इंटरप्रिटेशन के थे, क्योंकि लॉ दोनों पॉइंट पे क्या है बेटा, साइलेंट है। तो क्या जवाब दें, सो आई गो विद की साफ लिखा है कि आप अलॉट नहीं कर सकते हैं जब आपकी कोई सब्सिडरी बन गई, तो मेरी तरफ से है कि आप ऐसा कर नहीं सकते। आई गो विद सेक्शन नंबर 19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन आ गया जी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर आ गया। यहाँ क्या है, मिस्टर सीबी ने वो गारंटर है, श्योरिटी दी है, श्योरिटी है, वो गारंटी दी है उसने किसके लिए, एक एम्प्लॉय के लिए, जो कि पहले निकाल दिया गया था डिसऑनेस्टी के लिए बाय सेम एम्प्लॉयर, लेकिन ये फैक्ट नहीं बताया गया श्योरिटी को। एम्प्लॉय ने फिर से चोरी की, तो प्रश्न ये है क्या यहाँ पे श्योरिटी लायबल रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड है, और वजह क्या है, वजह ये है गारंटी जो है आपने ऑब्टेन करी है बाय व्हाट, कंसीलमेंट, कंसीलमेंट का मतलब है छुपाना, उसका मतलब है फ्रॉड, और इस पे आप क्लियरली पढ़ते हैं सेक्शन 143। प्रॉपर हमने इस तरह के इलस्ट्रेशन एग्जैक्टली क्लास में की हुई हैं। नेक्स्ट आ गया जी, आपने लोन देना है वाई को, लेकिन आप उससे सिक्योरिटी के रूप में 4 प्रॉपर्टीज रखवा रहे हैं। मिस्टर ए जो है, अगेन अब तो ध्यान दीजिए, इंटरेस्टिंग चीज क्या दिख रही है हमें इनशूट की, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे सेम पॉइंट पे सेम कॉन्सेप्ट पे दो दो क्वेश्चन डाले हैं, तो इस तरह के 2 क्वेश्चन भी इन्होंने रिपीट मारे हैं, लेकिन हल्का हल्का फर्क तो है। तो गारंटी दी है आपने, लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली मिस्टर एक्स गेव अ लोन ऑफ स्मॉलर अमाउंट, तो लोन का अमाउंट बड़ा था, कम दिया आपने, क्योंकि अब आपने गिरवी रखवा ली 3 प्रॉपर्टीज। तो प्रश्न ये है क्या ए लायबल होगा श्योरिटी, तो हम क्या जवाब देंगे, नो। तो ये वन ऑफ द फेमस सेक्शन है, तो हम क्या कहेंगे, एज वेरियांस, आपने बदलाव कर लिए किसमें, एज वेरियांस इन टर्म्स एंड कंडीशंस। और सेक्शन कौन सा है, फेमस सेक्शन 133, कि भाई टर्म्स चेंज है, साफ दिख रही है हमें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जी, नफरा के ऊपर पूछा गया 132, और सीएसआर के ऊपर पूछा गया 135। सो प्योरली डायरेक्ट है, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है जनरल क्लॉजेज एक्ट पे, और ये क्लास में करवाया हुआ सेक्शन एंड केस लॉ है। ये गुड फेथ के ऊपर, पहली बात गुड फेथ याद कीजिए, सेक्शन 3 सब सेक्शन 22 में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब देखिए रिपीट क्या होता है, आगे आप देखेंगे गुड फेथ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है, तो यही डेफिनेशन लिखनी है हमने। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसके फैक्ट्स किस पे हैं, हमने केस किया था मोंग ओंग पू वर्सेस मोंग सी मोंग, अगर आपको याद हो। तो दरअसल इस केस में भी क्या हुआ, आप एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, डायमंड्स खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है ज्वेलरी शॉप का जो मालिक है वो एक गलत आदमी है, स्मगलर है, स्मगलिंग वाला सामान आपको बेच दिया, लेकिन आपने डायमंड खरीद लिए विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरी। तो मेन चीज़ है सामान खरीदा है। तो दरअसल इस केस में भी क्या था
ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है, क्योंकि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने परचेजेस करी हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ टर्म डिफाइन नहीं है। तो नहीं डिफाइंड है तो हम मीनिंग कहाँ से ले सकते हैं? जीसीए से। लेकिन जीसीए में क्या लिखा था कि आप ऑनेस्टली अगर सामान खरीद लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए उसने ऑनेस्टली ही खरीदा है, और ये देखिए ये रहा वर्ड, विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरी। तो जीसीए में लिखा है चाहे आपकी तरफ से नेग्लिजेंस भी रह जाए तो हम गुड फेथ मानेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा नहीं कहता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है आपको जब भी आपने सामान खरीदना है आपको इंक्वायरी करनी होती है। तो इसलिए हम इसे यही पूछा गया है, डज दैट कन्वे अ गुड टाइटल, मीन्स क्या ओनरशिप सही जाएगी? द आंसर इज नो, क्योंकि यू फेल्ड टू मेक व्हाट? इंक्वायरीज। सो अगेन एग्जैक्टली सेम फैक्ट्स पे हमने क्लास में किया वही क्वेश्चन आ रहा है। जीसीए में अगला क्वेश्चन आ गया डिस्टेंस के ऊपर। तो आपको मालूम होगा डिस्टेंस के ऊपर सेक्शन 11 आता है, और वो कहता है डिस्टेंस हमें कैसे मेजर करना है? स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मैंने बिल्कुल आपको बहुत सिंपल भाषा में कहा था कि भैया नाक की सीध में डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। तो यहाँ लिखा है रोडवेज से 100 किलोमीटर है और वाटरवेज से 80 किलोमीटर है। तो ठीक है, सीधा सीधा मेजर करना है, ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद आप एक कंपनी है, 22 जनवरी 2019 में आपकी हुई इनकॉर्पोरेशन, ठीक है जी। और क्योंकि 22 जनवरी को हुई है तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है 2 सबसेक्शन 41 में फाइनेंशियल ईयर की, कि अगर कंपनी 1 जनवरी के बाद बनती है तो उसका फाइनेंशियल ईयर ये 31 मार्च नहीं, अगला 31 मार्च होगा। तो दैट मीन्स वैसे तो 31 मार्च 2019 आना था, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर नेचुरल है कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा। तो कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं इस दौरान, और डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया 20% इंटरिम डिविडेंड 7 जुलाई मीन्स फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाने के बाद, लेकिन बिफोर एजीएम। तो इंटरिम डिविडेंड तो हम एजीएम से पहले ही क्या करते होते हैं? डिक्लेयर करते होते हैं, तो वही किया गया। अब आपसे पूछा ये गया है क्या कंपनी ने अपनी तरफ से पूरा केयर किया इन डिक्लेयरिंग डिविडेंड? तो बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि अगर हम सेक्शन देखते हैं तो बेटा 123 आता है, और 123 सिंपली क्या कहता है? हम कहेंगे यहाँ पे यस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड कब दे सकते हैं? एट एनी टाइम, आप कभी भी दे सकते हो, ड्यूरिंग, एट एनी टाइम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। और दूसरी बात क्या थी? ड्यूरिंग द पीरियड एंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, एंडिंग की बजाय ऐसे लिख लीजिए, फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद टिल होल्डिंग ऑफ एजीएम। तो आपने क्या किया? दोबारा से एक बार देखो भैया, बिफोर एजीएम दिया, लेकिन कब दिया है? 7 जुलाई को दिया, और फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ? यहाँ पे खत्म हुआ, तो क्या दिक्कत है? परफेक्ट किया आपने। देन आपसे पूछा गया है क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है अगर वो अंडर सेक्शन 8 हो? तो सेक्शन 8 में तो क्या होता है? प्रोहिबिशन है, आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपने इंटरिम डिविडेंड पे नहीं किया? तो यहाँ लगा आपका सेक्शन नंबर 27 जो हम पढ़ के आते हैं कि भाई जो डायरेक्टर्स हैं उनको वहाँ पे जेल हो सकती है, और जेल हो सकती है मैक्सिमम कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, प्लस या एंड कह लीजिए उनके ऊपर फाइन लगेगा, और वो लगता होता है कम से कम कितना रुपए? 1000 रुपये पर डे का फाइन लगता है। साथ में कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है एट द रेट ऑफ 18%। तो ये सारी चीज़ें हमने की हुई हैं, नथिंग न्यू नथिंग डिफरेंट। अगला क्वेश्चन नेगोशिएबल एक्ट पे आता है। अगेन हमारी बुक का असाइनमेंट का जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ सेम उसी में से है, किताब में भी देखोगे तो बहुत सारे इन क्वेश्चनों की नंबरिंग भी अगर मैं देने बैठूँ ये पेज नंबर वो क्वेश्चन नंबर तो उसमें मैं नहीं गया हूँ, तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट से हैं। जैसे ये तो 2 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट थे, अगर मैं नंबरिंग भी दूँ 16 एंड 17वां नंबर था नेगोशिएबल का ये। तो इसमें हल्का सा समझ लीजिए क्या है। विक्रम ने एक्सेप्ट किया है एक बिल ऑफ एक्सचेंज एकोमोडेशन बिल। तो एकोमोडेशन बिल पे सबसे पहले तो पकड़ लीजिए सेक्शन कौन सा आता है? 43 आता है।
अब विक्रम ने एक्सेप्ट किया तो ड्रॉ किसने किया? ए ने क्या किया? आगे दे दिया बी को बिना कॉन्सिडरेशन के। बी ने आगे दिया है सी को फॉर वैल्यू। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पे सी कौन बन गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। सी ने आगे दे दिया डी को लेकिन विदाउट कॉन्सिडरेशन है, तो बड़ी बात ये भी है डी भी होल्डर है लेकिन वो बना है सी के बाद, और सी कौन है? एच डी सी। अब होता क्या है, ये डिसऑनर हो जाता। आपसे पूछे गए हैं इन चारों के राइट्स किसके खिलाफ? नेचुरल है विक्रम के खिलाफ, क्योंकि विक्रम ने बिल क्या किया था बेटा? एक्सेप्ट किया था। तो देखिए मेन हमारा सेक्शन 43 है, लेकिन हम जानते हैं अगर हम आंसर की बात करें, जहाँ तक सवाल है होल्डर इन ड्यू कोर्स का, सी जो है वो कौन है? इज एच डी सी एंड अंडर सेक्शन 36 कैन स्यू एनी ऑफ, या यूं कह लीजिए ऑल प्रायर पार्टीज, मतलब वो तो किसी भी प्रायर पार्टीज पे पैसे निकलवा सकता है, सभी से या कोई भी एक से। अब ये तो हो गया सी के बारे में। उससे पहले वाले हैं ए बी। ए एंड बी हैज नो राइट, उनका कोई राइट नहीं होगा। नेचुरल है किसके खिलाफ? अगेंस्ट विक्रम। और रीजन क्या है? एस विदाउट कॉन्सिडरेशन, कॉन्सिडरेशन नहीं है, दस नो ऑब्लिगेशन, तो कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं किसी की। लेकिन गोइंग टू मिस्टर डी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। डी से रिलेटेड हमको, डी इज होल्डर, वी नो इट, क्योंकि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, लेकिन हमने एक पढ़ा सेक्शन 53, मतलब 53 में क्या पढ़ा? होल्डर गेट्स राइट्स ऑफ व्हाट? एचडीसी। तो उसके पास, क्योंकि एचडीसी से इंस्ट्रूमेंट होल्डर के पास जाता है, तो उसके पास एचडीसी के सारे राइट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से ये तीन सेक्शन 43, 36, 53 के ऊपर आप अपना आंसर बेस कर सकते हैं। अब देखिए ये था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसके लिए एग्जाम में आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो पहली बात क्वेश्चन में देखिए, ये है एक पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे कह रहा है पब्लिक कंपनी ने एक इश्तिहार दिया, 20 सितंबर को दिया, डिपॉजिट्स लेना चाहते हैं मेंबर्स एंड पब्लिक से फॉर द फर्स्ट टाइम। लेटेस्ट आपको उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, और हमने डिपॉजिट से रिलेटेड लिमिट्स बड़ी क्लियरली पढ़ी थी कि जो लिमिट्स लगती हैं वो लगती हैं पेड अप कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस फ्री रिजर्व्स के ऊपर, तो इनके ऊपर लगेंगी। कहता कंपनी ने एडवर्टीजमेंट में बताया वो एक 4 महीने का डिपॉजिट लेना चाहते हैं और 36 मंथ्स का। तो हमने कहा था 3 महीने से नीचे नहीं होना चाहिए, तो आप ले सकते हो। तो पहली बात आपसे एलिजिबल कंपनी पूछा गया। अगर हम पब्लिक कंपनी के हिसाब से देखते हैं, तो अगर आपने नॉन मेंबर से, मतलब आम जनता से अगर पैसा उठाना होता है, तो हमने कहा था आपकी नेट वर्थ होनी चाहिए 100 करोड़, या फिर आपकी टर्नओवर कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ की। तो बेटा आपसे पूछा गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट कैन बी एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक कह लो या नॉन मेंबर कह लो फॉर प्लान नंबर ए, जो कि 4 महीने वाला था, मतलब 6 महीने से जो कम वाला था। तो एंड फॉर प्लान नंबर बी, तो देखिए प्लान नंबर ए की हम मॉनेटरी लिमिट जानते हैं 10% है। किसका है 10%? वो ऊपर मैंने लिख दिया, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। और बी के लिए दैट इज 25% इन्हीं 3 आइटम का। तो आपको सॉल्व करके दिखाना था, तो नहीं हो रहा, तो कैलकुलेटर होता हो आपके लिए और इजी हो जाता। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा गया है, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी होते तो कितना परसेंटेज हो सकता था? तो गवर्नमेंट कंपनी में बेटा 35% था। किसका? इन्हीं तीनों आइटम्स का। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया आपको। तो देखिए इसमें बताया गया है कि कंपनी का नुकसान हुआ है 20 लाख का फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो देना चाहते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड के लिए देखिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल तो बता रखी है, अब डिविडेंड क्योंकि लॉसेस हैं तो कहाँ से दें? तो हम जानते हैं हम जनरल रिजर्व इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूल्स कहते हैं कि अगर लॉसेस हों तो हम डिविडेंड दे सकते हैं एज पर द कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 के हिसाब से हम डिविडेंड दे सकते हैं। और वो 3 लिमिट्स आपको मालूम है,
3 लिमिट्स हमें लगानी होती हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक फ्री रिजर्व नहीं है जिसके ऊपर आप लगा सकें। तो हम ये भी जानते हैं जो रिजर्व में से पैसा निकालना होता है वो आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम 10%, और वो 10% किसका होता है, पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व का होता है। तो डैट मीन्स ये आ गया आपका 25 लाख। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होती है, डिविडेंड देने से पहले आपको अपने लॉसेस यहाँ से क्या करने होते हैं, एडजस्ट। तो ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा था 20 लाख के आपके लॉसेस थे, तो डैट मीन्स डिविडेंड के लिए आप सिर्फ कितना पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 लाख। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये थी। और फिर हम ये भी जानते हैं जो बैलेंस रह जाना चाहिए वो रिजर्व में रह जाना चाहिए 15% किस चीज़ का, ऑफ पेड अप कैपिटल। तो वो आराम से इसमें बन रहा है। आपसे ये पूछा गया है, कहा गया है कंपनी ने नहीं दिया है डिविडेंड पिछले 3 साल में, क्योंकि हम कहते हैं जब लॉसेस हों रिजर्व में से पैसे निकालने हैं तो डिविडेंड का रेट 10% एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पिछले 3 साल में हमने क्या नहीं दिया, यहाँ पे डिविडेंड ही नहीं दिया। तो आपसे पूछा है क्या कंपनी डिविडेंड दे सकती है या नहीं दे सकती, तो हम क्या कहेंगे, कैन डिक्लेयर, बिल्कुल दे सकती है, क्या दिक्कत है इसमें। और इफ अलाउड आपसे पूछा गया स्टेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट कैन बी पेड अंडर सेक्शन 123। तो जहाँ तक मैक्सिमम अमाउंट है, पहली बात तो हम कहेंगे नो, रेट के ऊपर कोई लिमिट नहीं लगेगी क्योंकि एवरेज रेट तो यहाँ निकल नहीं रहा। तो जहाँ तक मैक्सिमम अमाउंट है वो मैंने आपको लिख के ये सॉल्व करके बता ही दिया, 5 लाख रुपए भी आप दे पाओगे क्योंकि आपको लॉसेस क्या करने हैं पहले एडजस्ट। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था इतना लंबा चौड़ा जो आपको दिख रहा है कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती थी। देन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है, एफिडेविट की डेफिनेशन आप 3 सबसेक्शन 3 में, और गुड फेथ देखिए फिर से रिपीट टेलीकास्ट है। तो रिपीट टेलीकास्ट यहाँ हमें बहुत दिखे इसमें। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक पेपर, मैं ये कहूँगा जैसे मैंने कहा 2 डिकेड से ज़्यादा, मतलब मैंने ऐसा पेपर नहीं देखा कि जहाँ सब कुछ है, ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। प्रोविजो अगेन इंटरप्रिटेशन में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस। सारे क्लास में आपको लिखवा रखे हैं एक एक वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन के साइज देखिए कितने बड़े बड़े हैं, बच्चा पढ़ के सोचता पता नहीं क्या हो गया। सो यू मतलब मेन पेपर में जो बार बार आपको कहा जाता है शांत रहो भाई। तो यहाँ पे फिर से देखो, आप एक पब्लिक कंपनी हो, लिमिटेड वर्ड दिख गया, आप एक पब्लिक इशू निकालना चाहते हो, बोर्ड ने एक अंडरराइटर अपॉइंट किया है ताकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाए। अंडरराइटर ने एडवाइस किया कि इकोनॉमिक सिचुएशन देश की अच्छी नहीं है, बेहतर ये होगा शेयर बिक जाए, आप डिस्काउंट पे ऑफर कर दो। डायरेक्टर्स ने उसकी सजेशन मान ली और डिस्काउंट पे ऑफर कर दिया, शेयर फुली सब्सक्राइब्ड हो गए और अलॉट भी हो गए। अब आपसे पूछा गया है क्या ये वैलिड है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इनवैलिड है जी, क्योंकि आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर ही नहीं सकते हो। एक्सेप्ट तभी आप डिस्काउंट पे कर सकते हो अगर क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं या फिर वो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी वगैरह हो रही है तो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग में आप कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन तो आपसे भी यही पूछ ही गया है, इफ द शेयर्स आर इशूड टू एम्प्लॉइज एज स्वेट इक्विटी शेयर, तो ये वैलिड है, यहाँ कर लीजिए आप, डिस्काउंट दे दीजिए, वरना आप दे नहीं सकते। तो ऐसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो बस मेन है इसमें आपको थोड़ी पेनल्टीज वगैरह अगर याद हैं तो इट्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक चेक ड्रॉ किया 1 लाख का, बेरर चेक है जी, ठीक है, राम ने अपने पास रखा लेकिन उसके बाद उसने शाम को दे दिया एज गिफ्ट। आपसे पूछा गया है कि श्याम इज हैविंग अ वैलिड टाइटल ओवर द चेक एंड वेदर श्याम इज होल्डर इन ड्यू कोर्स और नोट एज पर सेक्शन 9। देखिए सेक्शन तो अगले लिख के दे दिया, तो हम क्या कहेंगे, नॉट HDC। तो रीज़न क्या है, एज नो कॉन्सिडरेशन, क्योंकि आपने गिफ्ट में दिया। ही इज ओनली अ होल्डर, ही इज नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स की 6 कंडीशन है। तो सारी चीज़ें सीधी सीधी हमने की हुई हैं। अगला क्वेश्चन प्रॉमिसरी नोट पे है जो आता है सेक्शन नंबर 4 में। तो ये दुनिया भर के हमने क्वेश्चन किए हुए हैं, सेम कॉपी पेस्ट जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कहता है आई प्रॉमिस टू पे डी सन 10,000 रुपये फॉर वैल्यू रिसीव्ड, उसके 2 बेटे हैं, तो ये हम क्या कहेंगे, भाई ये इनवैलिड हो गया। रीज़न, क्योंकि हमने सेक्शन 4 में बड़ा क्लियरली पढ़ा था एज पे क्या होना चाहिए, टू बी सर्टन। तो ये तो सर्टन नहीं हो पाएगा क्योंकि या तो बेटे का नाम बताओ, आपने बताया नहीं, या ये बताओ किसने कॉन्सिडरेशन दिया है, तो मोटे पैमाने पे हम ये कहेंगे इनवैलिड है। सेकंड, आप कह रहे हैं कि मैं पैसे दे दूंगा एट माई कन्वीनियंस, जब मेरे को ठीक लगेंगे, ये भी इनवैलिड हो गया। तो रीज़न क्या है, एस कंडीशनल, क्योंकि होना क्या चाहिए, अनकंडीशनल, आप कोई कंडीशन पुट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो याद कीजिएगा जब मैंने इसको पढ़ाया था और एंड में आपको बड़े अच्छे से ये चीज़ एक नॉलेज की बताई थी
क्या प्रोमिजरी नोट पेबल टू बेरर हो सकते हैं, और कौन है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? तो हमने कहा था प्रोमिजरी नोट पेबल टू बेरर नहीं हो सकते, और ये सिर्फ किसके लिए हो सकते हैं? ओनली आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही हो सकते हैं, कैन मेक। और ये हम पढ़ के आए थे एज पर सेक्शन 31, लेकिन वो नेगोशिएबल एक्ट का नहीं था, किसका था? आरबीआई एक्ट 1934 का था। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज आज तक इंस्टीट्यूट के इतिहास में उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, और 20 साल से ज़्यादा हो गए मैं ही ये पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, आज तक नहीं पूछा, तो फर्स्ट टाइम। सो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर बना है भाई। बट आई होप सबका ठीक रहा हो पेपर। तो आइए अगला देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि आर्टिकल्स की इंट्रेंचमेंट प्रोविजन पे पूछा गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, नथिंग टू बी शेयर्ड। देन ये क्वेश्चन अच्छा है। आप एक प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है जी, आपने 30 लाख का लोन लिया, वर्किंग कैपिटल लोन लिया, लेकिन ये गिरवी रखा है, स्टॉक अकाउंट्स रिसीवेबल एज सिक्योरिटी। और एक 5 लाख का एक टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट और लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ गिरवी नहीं रखा, गारंटी दी है, और वो भी डायरेक्टर ने दी है, ठीक है। आपसे ही पूछा क्या चार्जेस के ऊपर है क्वेश्चन ये, तो ये सेक्शन क्या लग गया? 77 लग गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो आपसे ही पूछा गया है क्या चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल पे तो क्रिएट करना पड़ेगा, टू बी क्रिएटेड। वो क्यों क्रिएट करना पड़ेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, एज लोन आपने उठाया ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी, आपने गिरवी रखे जी, तो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। लेकिन ओवरड्राफ्ट के केस में हम क्या कहेंगे? नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि एज नॉट ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी, क्योंकि आपने कोई एसेट तो अपना क्या नहीं रखा, गिरवी रखा ही नहीं। देन आपसे पूछा गया एक्सटेंशन ऑफ टाइम, अगर आपने 30 दिन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, और बहुत क्लियरली यहाँ डेट दे रखी है 3 अप्रैल 2019, क्योंकि यहाँ हमने 2 पॉइंट में चीज़ पढ़ी थी, क्योंकि 2 नवंबर 2018 के बाद ये अमेंडमेंट थी, तो बाद वाला पॉइंट है। तो बहुत ही सिंपल है, एक्सटेंशन में हम क्या पढ़ के आते हैं कि भाई पहली एक्सटेंशन मिल जाती है 30 दिन की, और एक फर्दर और एक्सटेंशन मिल जाती है आपको कितने दिन की? 60 डेज की। कहाँ से? आरओसी से, टोटल 90। क्योंकि पहले हम कहते हैं 30 दिन में रजिस्ट्रेशन, बाद में हम एक्सटेंशन कहते हैं टोटल 60, विच मीन्स 30, और फर्दर फिर आपको 60 डेज की एक एडिशनल फीस वगैरह पे। अगला क्वेश्चन अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस है, क्लास में कोड कीज बनवा के इजी वे में याद करवाए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन अगेन इंटरप्रिटेशन पे, एसोसिएटेड वर्ड्स वाले पे है, डायरेक्ट क्वेश्चन फुली डन इन द क्लास। तो मेरी तरफ से इस पेपर में बच्चों एक एक चीज़ करवाई गई थी। हाँ, इंटरप्रिटेशन आई है, 2 जगह अटकता है, आपका दिमाग भी घुमा होगा, बट आई विश जैसा भी घुमा होगा और इंस्टीट्यूट की भी इंटरप्रिटेशन आपसे मैच हो जाए, यू विल गेट द मार्क्स। सो होप फॉर द बेस्ट। सो ऑन दिस नोट आई विश कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं बड़े अच्छे से जाएं। सो गॉड ब्लेस एंड गुड लक। थैंक यू।